प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। तो आज तो समय है ही कि आज सैटरडे है, आखिरी सैटरडे है। आज तो जुड़ना ही था, लेकिन आज हमारे पास विषय वस्तु नहीं है। आप लोगों का एक विषय है, उसको सॉल्व करूंगा, उसको के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। फिर आप लोगों के प्रश्न को ही लेने का प्रयास करूँ। आप लोगों को पता है, बहुत लोगों ने शायद पुस्तक मंगवा भी लिया होगा, जो मीनू के द्वारा लिखा गया है। आज अपने क्लास में उसका विमोचन करने का अवसर हमको प्राप्त है। हमने ये सबको खुद ही ढूंढा है कि अपने लोगों के बीच में इस किताब का विमोचन करें। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो विमोचन भी ऑनलाइन हो। हमने मीनू को कहा था कि एक आध महीने बाद भी सही, हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको देहरादून बुलाते हैं और वहीं पुस्तक का विमोचन करें। ठीक है, तो ये बात तो अभी दूर की बात है। तो आज आप लोगों के सामने पहले पुस्तक का विमोचन करते हैं, फिर पुस्तक के ही कुछ अंशों को आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और फिर आप लोगों के प्रश्न को ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, हमारे हाथ में एक पुस्तक है। ठीक है, और ये पुस्तक आप लोगों का है, हमने नहीं लिखा, आप लोगों ने लिखा है। नाम मीनू का है। मीनू का मतलब हमारी हमारे तरफ से तो हमारे स्टूडेंट हो गई, आप सभी लोग हैं। तो आप लोग भी इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। चाहे पुस्तक के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में, आप अपने आप पढ़ाने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह से जो चीज बताने का प्रयास कीजिए, किसी भी तरह का जो आपका प्रयास होगा वो हमारे हौसला को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस प्रयास को जो है सो सफल बनाएंगे। बहुत बहुत ये आप मुबारक हो लोगों गुरु। के सामने स्थित है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है ना? हम्म, हम्म। तो बहुत ही अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, ये पुस्तक किसी बिगिनर के लिए नहीं, जो एबीसीडी पढ़ना शुरू किया है उसके लिए नहीं, आप लोगों के लिए, जो आप लोग बहुत ज्ञान हासिल कर लिए हो। इसमें लिखी सारी बातें आपको याद होंगी, लेकिन कभी न कभी कोई बात आप भूल जाओ। ये पुस्तक यदि आपके साथ होगा तो कभी भी आप इसको खोल करके और देख सकते। ठीक है, बहुत सागर में गागर जिसको बोलते हैं, ऐसा प्रयास मीनू के द्वारा किया गया। तो बहुत हमारे तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हम समझते हैं आप लोगों के भी तरफ से प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद होगा। जी जी गुरु जी। तो आप लोगों को इसका ना कहाँ से आप लोगों को प्राप्त होगा, वो आपको पहले ही प्राप्त हो गया होगा, लिंक जी हम वगैरह लोग मिल ने गया ले होगा। लिया। पहुंच गई जी किताब। जी। तो जिनके पहुंच पास गए। पहुंच गया ठीक है, नहीं पहुंचा है तो आप लोग इसको प्राप्त जी करेंगे। और 130 पेज का मात्र पुस्तक है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हम हमारा तो इससे पुराना परिचय है। ठीक है ना, हम इस विषय को तो पहले से जानते हैं, ये आपके मित्र के रूप में आपके साथ रहेगा। चलिए, तो इसके विषय सूची में मैंने जूम पे बताया हुआ था, यूट्यूब के ऊपर। तो वहां से आप लोगों को बहुत कुछ मालूम हुआ ही होगा। लोकेश जाए ना। आपको लोकेश इसका जो आ जाए। प्रमुख बात है वो सब आप लोग विषय सूची में देख ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपसे छुपा रहेगा। लेकिन हमारे लिए जो बहुत ज्यादा है वो जातक का स्वभाव। यदि आप किसी का भी स्वभाव समझ लेते हो
तो वो हिलेगा नहीं। वो समझेगा कि जब हमारे स्वभाव को इतने अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं, तो जीवन में होने वाली घटना दुर्घटना को ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ये तय है। तो इसको समझना बहुत जरूरी। ठीक है। उसके बाद देश काल परिस्थिति आप लोग जानते हो, लेकिन यहाँ है सफलता निर्धारित करने वाले तथ्य। वो कौन सी ऐसी बात है जिसको आप पत्रिका में देखोगे और समझ जाओगे कि ये जातक सफल हो जाए। ठीक है ना। कई लोग क्या होता है कि जब भी प्रयास करते हैं सफल होते हैं, और कई लोग जब भी प्रयास करते हैं तो निष्फल होते, सफल नहीं होते। तो इस तथ्य को कैसे समझा जाए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जन्मकालीन दशा हमारी चर्चा होती ही है, लेकिन इसको पहली बार हमारे हमारे ट्रूथ्स ऑफ एस्ट्रो की तरफ से पहली बार किसी ने इसको लिखा है। ठीक है, ये हमारे रिसर्च की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विद्यार्थी यदि इसको लिखते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। तो जन्मकालीन दशा का प्रभाव भी सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है पत्रिका की सबसे कमजोर कड़ी। अच्छा ना, ये आपके लिए दो तरह से काम करेगा, इसको समझ जाओगे तो वो ग्रह जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में आपके सामने आएगा, वो भाव जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में आपके सामने आएगा, उसकी रेमेडी हम लाइफ टाइम कर ले, तो हो सकता है कि हमको उसका लाभ मिल जाए। और यदि हम पता ही नहीं कर सके कि जीवन में कमजोर कड़ी क्या है, हम खुद अपने अंदर की बात को नहीं समझ सकते। हमको पता है कि ये सही काम है, ये गलत काम है, लेकिन ये गलत है, इसको जानते और न जानते हुए हम रोज उस भूल को करते रहते। तो यहाँ जो है, अगर हमको पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या कमजोर है, कमजोरी क्या है हमारी, तो हमको उसको सुधार का अवसर मिलेगा। अनुकूल और प्रतिकूल दशा लग्नानुसार हम बताते हैं, और इस तरह से दशा कहीं बताया नहीं गया है जिस तरह से हम आप लोगों को चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा बहुत ही तरीके से इसने किया है। ये भी इस पुस्तक का जो है सो विशेषता है। भावबल और भावफल हम हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि इन दोनों को अलग से समझा करो भाई। हम किसी भी विषय को एक साथ लपेट करके आंसर दे देते हैं, इससे बचने की जरूरत है। और आप लोग देखते होंगे कि हम गोचर पढ़ाते हैं तो वहां भी आपको पीछे ले जाते हैं कि भाव बल अलग है, भाव फल अलग है। अगर भाव में बल होगा तभी तो दशा रिजल्ट करेगा, और तभी तो गोचर से वो हमको प्राप्त होने का समय प्राप्त पता चलेगा। और जब भाव में बल ही नहीं है तो आप क्या करोगे। तो इसका बहुत अधिक महत्व है। इसकी चर्चा भी जो है सो किया गया। तीसरा जो आजकल बताते हैं ना कि हम हमेशा आप लोगों के पास चर्चा करते रहते हैं, क्या चर्चा करते रहते हैं, काल पुरुष की पत्रिका। तो काल पुरुष की पत्रिका को कौन जानना चाहता है, कोई नहीं जानना चाहता। आप लोग भी जो है सो इस विषय को समझते हुए भूल करते हो। तो इसका मतलब है कि पुस्तक में चर्चा किया गया, इसका मतलब है कि इसका बहुत आवश्यकता है, इसको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं। और हम हमारे हिसाब से आगे जो है तो जातक को ज्योतिषीय सलाह, ठीक है, काम होगा नहीं होगा ये सब संभव है बताना,
और हम बता देते हैं, लेकिन हमारे सलाह से उसके जीवन में समस्या का समाधान उसको प्राप्त हो जाए, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि आप उसके जीवन को बदल सकते हो, लेकिन अगर उसको अच्छा सलाह मिलता है तो वो खुद अपने जीवन को बदल सकता है, ये इसकी संभावना है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जो है सो चर्चा है, और ये आप लोगों का पुस्तक है, आप लोगों के पास होना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास मीनू के द्वारा किया गया, हमारे तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि आगे भी जो है ये इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़े और कई पुस्तकों का निर्माण करें। ठीक है। अब जैसे कई लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है तो बड़ा सम्मान सूचक होता है, तब मीनू के नाम के आगे ऑथर लग गया, ये भी बड़े सम्मान की बात। चलिए, यहाँ तक बात को रखते हैं, अब आप लोगों का प्रश्न लेते हैं। जी कमल किशोर जी बताइए। सर नमस्कार। सबसे पहले तो किताब जब मैंने मंगाई गुरुजी, तो जब उसमें पढ़ना शुरू करा तो ऐसा लग रहा था जैसे आपकी आवाज आ रही है कानों में। ये तो आपके लिए मुबारक हो, और मीनू जी के लिए भी धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी आप पढ़ाते थे क्लास में, सेम वही आवाज आ रही थी कानों में कि वही बोल रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी खासियत है इस किताब की। अभी मेरे को पूरा मौका नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि भाई साहब कहने लगे सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, तो उन्होंने ले लिया है। एक छोटे छोटे दो प्रश्न है गुरुजी। एक तो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो बच्चे नहीं हो रहे थे उनके, और उन्हें जब आप मैंने उनको ये गोपाल स्तोत्र मंत्र का जाप बताया, उन्होंने पूरी तरह करा। आज उनके घर में अब खुशियां आने वाली हैं, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल। ये आपसे चलिए, एक्सपीरियंस शेयर किया था मैंने। चलिए बहुत दूसरा अच्छी गुरु बात। जी, ये गुरु गुरु अतिचारी जो आजकल शोर मच रहा है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये कुछ बस है क्या? आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतिचारी हाँ जी। से भी ज्यादा है शीघ्रगामी है गुरु, ठीक है ना। अच्छा। हो सकता है कि मुझे समय मिले मैं इसकी चर्चा करूं, कई दिनों से बोल रहा हूं, कई बार बोलता हूं, लेकिन इसका 8 प्रकार के गति का वर्णन थोड़ा में दिया है, लेकिन उसका विस्तार नहीं दिया। ठीक है। तो संगीता शास्त्र में कहा गया है कि शुभ ग्रह यदि अतिचारी हो जाए तो वो विनाश के लिए होता है, और अशुभ ग्रह यदि बकरी हो जाए तो वो विनाश के लिए होता है। ये संगीता ज्योतिष के हिसाब से, आपके पत्रिका के हिसाब से नहीं, बात को समझिएगा। तो ठीक है। यहाँ क्या है कि गुरु शुभ ग्रह है और वो अतिचारी है या शीघ्रगामी है, जो भी है, तो वो अच्छे के लिए नहीं है। पहला है कि मिथुन राशि में हर एक 12 वर्ष के बाद मिथुन राशि में गुरु का गोचर होता है। हम्म। तो ये हर एक 12 वर्ष के बाद आप पुनरावृत्ति देखेंगे कि देश और दुनिया में कई प्रकार का परेशानी जो है होता है। और जब से गुरु मिथुन राशि में आया है, आप एक दिन भी बता दीजिए कि न्यूज ऐसा नहीं हो जो आपके दिमाग को परेशान न करे। बहुत कुछ बुरा हाल है नहीं हो वैसे जा इस। रहा है तो कहीं पुल टूट जा रहा है, कहीं नदी में जो है सो बस गिर जा रहे हैं, कुछ न कुछ हो रहा है। ठीक है ना। तो ये मौसम के हिसाब से तो होता है, कभी कहीं हवाई जहाज गिर रहा है तो कहीं बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। हम्म। इस तरह से अतिचारी को अच्छा नहीं कहा गया। और ठीक है। इसी में अब शनि आगे चल करके वक्री हो जाएगा, ये भी अच्छा नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए, और संगीता में थोड़ा बहुत इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आपके क्लास में चर्चा नहीं हो पाती है क्योंकि इसको सभी यहाँ समझ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया, तो बहुत चर्चा करने वाले लोग चर्चा कर रहे हैं। एक लोगों हम्म। को तो मैंने हम सुना कि वो बोलते कहीं यात्रा मत करो। ठीक है ना। अब बताइए, अगर सब कोई घर में बैठ जाएगा तो ये इतने इतने बस ट्रेन हवाई जहाज, तो ये तो लॉकडाउन हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना।
तो ये नॉर्मल कुंडली के लिए, नॉर्मल जो हम करते हैं प्रोडिक्शन, उसमें ज्यादा फल नहीं कर सकते। नहीं, उसमें जैसे बहुत देश ज्यादा में आप हो रहा परेशान है। होने की जरूरत नहीं है। संगीता शास्त्र जी। के अनुसार परेशानी है, देश दुनिया में ठीक है। परेशानी है, लेकिन ठीक है। आपके नॉर्मल जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ी जी। सावधानियों की जरूरत हर लोगों को हर समय होता है, तो यहाँ थोड़ा विशेष सावधानी रखें, यही कहने की जरूरत, इससे ज्यादा और कुछ एक प्रश्न हो नहीं। रहा ठीक है गुरु जी, छोटा सा प्रश्न है। जैसे अभी किसी बच्चे को गोद ले लिया, और उससे पहले जहां से उसको लिया गोद, उस माँ की डेथ हो गई उनकी बच्चे की पहले ही, और जो गोद लिया जिस परिवार में, या उस बच्चे की कुंडली से माता पिता को या उनके परिवार के सदस्यों को उसी तरह से हम देख सकते हैं जैसे नॉर्मल हम कुंडली में देखते हैं फैमिली के बारे में? है, ऐसा संभव नहीं। ठीक है। जी। पालन करने वाली माता होती है, वो अलग है, जन्म देने वाली माता अलग है। तो जो हॉरोस्कोप से रीडिंग आएगा ना, वो जन्म देने वाली माता का रीडिंग आएगा, पालन पोषण करने वाली माता का रीडिंग नहीं आएगा। ठीक है ना। बिल्कुल भी कोई पता नहीं चल पाएगा जरा भी कि नहीं, ये केस उसके कब मिल उससे जाए मेरे उससे जानने का कोशिश न करें। हमारे हिसाब से पास? पालन पोषण करने वाली माता का पता बहुत ज्यादा नहीं चलता है। उसको उसके थर्ड हाउस से आप समझेंगे, फोर्थ से नहीं समझेंगे कि बच्चे का सेवा शुश्रूषा हुआ, बच्चे को बड़ा किया गया, तो ये सब आप तीसरे से समझेंगे। तो वो माता होते हुए भी जन्म देने वाली माता का प्रभाव कुंडली से होता है। बाकी आप पढ़ना चाहें पढ़ें, हम हमको ऐतराज नहीं है। बहुत लोग उसको उसके जन्म तिथि से उसको पालन करने वाली माता के विषय में समझते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं पर भी हमने लिखा नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो कई बार ये लिखा पढ़ा है कि कई माताओं का मतलब अपनी भी माता है और पालन करने भी माता वाली भी माता है, दो तीन माताओं का सुख मिलने पर भी बालक नहीं जीता। ठीक है। तो ये ठीक है। बाला लिस्ट में आता है। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि बच्चा बच्चे की माँ का डेथ हो गया, अब उसको जो लालन पालन करेगी वो उसकी माँ ही कहलाएगी। लेकिन उसके पत्रिका से, उसके पत्रिका के चंद्रमा से, उसके पत्रिका के चतुर्थ भाव से उसके अपने माँ के विषय में बताया जाएगा, पालन करने वाली माँ। ठीक है गुरु जी, ना। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे उसका पिछले, जहाँ से वो पैदा हुआ जिस परिवार में, उस परिवार में मदर की जैसे डेथ होगी, तो वो आगे भी उसकी जिंदगी में, जैसे चंद्रमा बहुत पीड़ित है, तो क्या आगे भी जो पाल रही है उसके साथ भी प्रॉब्लम फेस कर सकती है नहीं, वो? ऐसा नहीं है? उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं जातक को मानसिक रूप से परेशानी होगी, ठीक ये है। होना ही होना है। उसका देखिए क्या होता है, कुछ संबंध होता है। लोग ठीक बोलते हैं ना समाज में कि बिना माता का बच्चा पला है, जैसा भी है देखो, है ना। क्या हो गया? क्या? है। तो जी। जो जी। है बिना माता का माँ का बच्चा मान। पला है, तो उसके स्वभाव में और जो माता ने जिसको पाला है उसके चाल ढाल में, सब चीज में अंतर पता चलता है। तो ऐसे में यदि बच्चा को माँ का सुख नहीं मिला तो उसको उसका मन जो है, चंद्रमा पीड़ित होने के कारण उसका मन भी बड़ा पीड़ित होता है, समझ रहे हैं ना। वो जीवन के किसी भी स्थिति में चला जाए, कितना भी सुख प्राप्त कर ले, लेकिन उसका मन परेशान रहेगा, ये तय बात है। तो मानसिक परेशानी हो सकती है बच्चे बिल्कुल को, जैसे बिल्कुल। हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद बिल्कुल। गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। दिगम बीआरडी जी आ रहे हैं, माधुरी जी आपके पास भी आएंगे, शायद आपने हाथ खड़ा करने का प्रयास नहीं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है गुरुजी। फिर एक किताब के बारे में दो शब्द मैंने बताना चाहता हूँ। बताइए। जो मैम ने लिखा है, इट इज ए गुड रिफ्रेशर मटेरियल। 6 महीने हम एपीए पढ़ते हैं, उसका पूरा वो टैबलेट के रूप में, डीएस डबल स्ट्रेंथ टैबलेट बोलते हैं ना, उसी प्रकार वो सभी चैप्टर्स बनाए हैं और मटेरियल उसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है सर। और हाँ
साथ ही साथ में हम बृहद पराशर होरा शास्त्र है, उसका एक लघु पराशर है। ये हम इसको लघु ट्रुथ्स ऑफ एस्ट्रो बोल सकते हैं। ऐसा बहुत पावरफुल मटेरियल है सर। एंड थैंक यू एंड थैंक यू ऑल्सो मैम। बहुत दोनों के लिए धन्यवाद सर। जी सचदेवा जी हाँ, बताएं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार बुक मैंने नमस्कार। मंगा ली थी और अच्छा अच्छा। पूरी पढ़ ली है। और वही आपसे एक बारी बात भी हुई थी, तो गागर में सारा हाँ कुछ भरा हुआ है, पूरी क्लासेस का निचोड़ जो है इस बुक में आ गया है। तो ऐसा अच्छा। लगा कि जैसे हम आपसे पढ़ते थे ना एपीए 5 में, वही कभी सामने आ गया है बिल्कुल। बहुत अच्छा है पढ़ना। और छोटी सी किताब है, और हाँ बिल्कुल जैसे कंसाइज है, और ज़्यादा 130 पेजेस की है। पढ़ने में भी आसान है, और 2 दिन में सारी क्लासेस हो जाती हैं। हाँ। तो एक रिकॉल हो जाएगा, कभी भी इच्छा हो अपना 2 दिन समझ लीजिए पूरा जो है सो चैप्टर रिकॉल। गुरुजी अब तो प्राइस भी बढ़ गया है इसका, बुक का 225 रुपीज हो गया कोई पर बात नहीं, कॉपी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, गुरु जी फर्क नहीं पड़ता, पर वो डिमांड में ज्यादा है एक्चुअली मार्केट में। हाँ जी, होना भी चाहिए थोड़ा सा। गुरु जी, मैं एक भाव बल और भाव फल का जो चैप्टर पढ़ रहा था, तो ऐसे तो आपने बहुत अच्छे से समझाया भी है, भाव बल कैसे देखते हैं, उसके नियम भी बताए हैं। और ग्रह बल जो षटबल है वो भी लिखा होता है, कितना है, 1 पॉइंट समथिंग है, क्या है। लेकिन भाव बल जो है ना, चार्ट में जो अपना जो अ, पराशर लाइट में है, उसके हर एक कोने में भाव बल की संख्या भी लिखी होती है। तो उसको देखना है या नहीं देखना? आप हमने जो तरीका बताया है हाँ, उस तरीके से ही भाव बल को समझिए, बाकी का जरूरत उसको समझ हमने रहे हैं? इग्नोर करना है जो लिखा हुआ है। नहीं। किसी में 300 है, किसी में 400 है, किसी में 500 है। नहीं, वो लिखने का तरीका भी अलग है। बता, हम आगे हो सकता है यूट्यूब पे उसकी चर्चा कर रहे हैं, ये 1 बाय 1 जब जाएंगे गणित ज्योतिष में फिर से ज्वाइन करेंगे तो कर लेंगे। लेकिन उससे मतलब नहीं है, मतलब आपको जो हम जिस तरह से बता रहे हैं, जैसे कि आपको हमारे खंड में हमने बताया कि भाई आप पिंड आयु और ये अष्टक वर्ग से आयु निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं आता। तो आपके लिए क्या है, लग्न लग्नेश चंद्रमा सूर्य मंगल, ये इनको देखो आप। ठीक है। अगर सारे पीड़ित हो गए तो समझो अल्पायु है, एक ठीक है तो मध्य आयु है, और दो ठीक हो गया तो पूर्ण आयु। ठीक है ना। तो ये जो है ना बड़ी काम करता है, इसको आप अप्लाई करके देखना, ये नंगी आंखों से समझने के लिए बहुत काम करता है। उसी तरह से भाव बल जो हमने बताया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कई लोग ना अगर इसको अलग करके नहीं समझेंगे तो भाव फल सिर्फ भाव भावेश और कारक से भाव फल समझ लेते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि भाव भावेश कारक को समझ के हमको रिजल्ट क्या समझना है, और भाव में स्थित ग्रह, भाव को देखने वाले ग्रह, भाव का स्वामी, ये क्या रिजल्ट देता। ठीक है ना। इस दोनों में वो डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, और हम बिल्कुल इस दोनों को अलग अलग तरीके से भाव बल और भाव फल के रूप में अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको जो है इसी तरह से समझना चाहिए जैसा कि बताया है। बाकी जो लिखा रहता है वो भाव बल निकालने का तरीका है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने चेक किया है प्रश्न। उसमें किसी में, हाँ तो हाँ जिसमें ये हाँ। भाव बल कम शो कर रहा था, वो उसके रिजल्ट वैसे नजर नहीं आ रहे थे जी, क्योंकि वो भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, लेकिन कुछ और ग्रह भी देख रहे हैं। तो उसने माइनस करके काफी कम कर दिया, 250 250 कर दिया। लेकिन उसके भाव के फल तो पूरे मिल रहे हाँ हाँ, से बहुत ज्यादा नहीं है। हमने कहा कुछ गणितीय पद्धति ऐसा है जिसका उपयोग आप कर लेते हो, उससे रिजल्ट नहीं। हैं। ठीक है। तो ये बात समझ, और हो सकता है किसी जमाने में रिजल्ट होता हो, और कलयुग है आज, कलयुग में हमको बुक को कुछ अलग से समझने की भी जरूरत है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अलग से ही समझना है। ठीक है। चलिए, और बताइए और किनका प्रश्न है, आज प्रश्न उत्तर ही होगा। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ माधुरी जी पूछ। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज, आवाज बहुत हाँ अच्छी आवाज। सर, जातक ने पूछा था
कि उसके 3-4 इंटरव्यू हो गए हैं और एक में सिलेक्ट का लेटर आ गया है। और अभी जो 2 अच्छे वाले थे उसका लेटर, अभी ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है, लेकिन उसने अच्छा किया है। तो पहले वाले में ज्वाइन हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वो कैसा देखना, नेक्स्ट वाले उसको आंसर आएगा या नहीं, ये प्रश्न कुंडली से देखना पड़ेगा या ऐसे हम ग्रहों के। प्रश्न कुंडली से देखिए या आप नहीं देखिए, हाँ। पहले हमारा शास्त्र जो कहता है वो सुन लीजिए। हाँ। यो ध्रुवानी परित्यज्य, कि हाँ। जो निश्चित हो गया है पहले उसको वो पकड़ ले, हाँ। क्योंकि ये तो निश्चित छूट ही जाएगा। और जो हम्म। अभी आने वाला है नहीं आने वाला है वो तो अधर में लटका हुआ, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ ज्योतिष मत लगाइए, देश काल परिस्थिति यही कहता है कि जो हमको पहले मिल गया है हम उसको पकड़ लेंगे। हमारा सलाह यही होता है और इसी आधार पर होता है। कुंडली चाहे कितना भी अच्छा बता रहा है, हमारी मर्जी होगी, हम दूसरे को ज्वाइन करने जाएंगे, इसको रिजाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि जो निश्चित है उसको छोड़ करके अनिश्चित की ओर नहीं जाना चाहिए। उसको इस तरह से जवाब देने की जरूरत है, ठीक है ना। इसीलिए कहा और जाता है ना नेक्स्ट कि वाला उस, हाँ जी नहीं नेक्स्ट सर, वाला नेक्स्ट वाला आ गया तो इसको अच्छा रिजाइन वाला। कर देगा, इसे रिजाइन कर देगा, छोड़ देगा। कुछ शर्त होते हैं छोड़ने के, वो हम्म, अपना फुल प्रीति लगा करेगा, छोड़ देगा। इसीलिए पूछा था। हमेशा क्या होता है कि यदि आप डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, नहीं। यदि आप बी ग्रेड को पास किए और ज्वाइन कर लिए और आपका सिलेक्शन ए ग्रेड में हो गया तो आप बी ग्रेड को ज्वाइन रिजाइन कर सकते। हाँ। अगर आपका सिलेक्शन ए ग्रेड में है और आप सोचते हो कि बी ग्रेड में रहेंगे तो हमारे होम टाउन के ही आसपास रह जाएंगे, तो हम ए ग्रेड वाले को छोड़ दें बी ग्रेड वाले को पढ़ लें, ये नहीं हो सके। आपको हमेशा ए ग्रेड मतलब जो ऊंचा वाला चीज है वही अच्छा। रखना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में ऐसी व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहां अगर पहले तो वो ज्वाइन कर ले, बाद में फिर कोई काम, ठीक है। ओके सर। और बताइए, और प्रश्न बताइए अपना। या ये बात लीक हो गया था कि गुरुजी जो है सो पुस्तक विमोचन करेंगे, इससे आप लोगों ने प्रश्न तैयार नहीं किया है। सर लीक क्या, पहले ही आपने तो विमोचन कर चुके हैं, वीडियो देख लेते हमने आपके। नहीं नहीं, अपने क्लास में तो करना ही था, वो तो मैंने वो बिल्कुल यूट्यूब सर, पे कर बिल्कुल, दिया कि बहुत चलिए। मुबारक हो सर। हाँ। कुछ जी अपनी आसिम तरफ सेन जी। तो हो। मेरा आसिम सेन जी। हाँ हाँ मेरा जी। हाँ सुनाई दे रहा है गुरुजी। जी हाँ बोलिए। मेरा एक छोटा सा डाउट है। कभी कभी हम्म, आपको जो रिकॉर्डिंग वीडियो सुनते हो तो कभी कॉन्फ्यूजन हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज अभी गुरु का दशा चल रहा है। गुरु सपोज अभी 12th भाव में बैठा है। ऑन दी अदर एंड शनि का दृष्टि गुरु पर जा रहा है। गुरु तो पीड़ित हो गया। दैट मीन्स गुरु का नैसर्गिक गुण भी पीड़ित हो गया। नहीं। ओके। अगर गुरु का नैसर्गिक गुण पीड़ित नहीं हुआ, गुरु का दृष्टि अगर 6th भाव में आ रहा है, तो उसका तो फल अच्छा होना चाहिए। आप नैसर्गिक गुण को सिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? सिक्स तो विशिष्ट गुण में आ जाएगा। जहां बैठेगा जहां देखेगा वो तो विशिष्ट हो जाएगा। नैसर्गिक हम्म। गुण अलग होता है, हम्म। हम्म। समझ रहे हैं ना आप। दैट मीन्स इतना सोनी के इतना गुरु, हाँ, बोलिए बोलिए। 12वें में गया, गुरु पीड़ित हो गया, हमने जान लिया। ठीक है। जिस स्थान का स्वामित्व लेकर के गया उस स्थान से संबंधित पीड़ा उसको हो गई, ठीक है। लेकिन उसके दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं। ओके। लेकिन अब आप कहेंगे कि वहां गया तो वो अपना चीज अपने साथ रखता है ठीक है। और जहां गया वो वहां का चीज यूज करता है, ठीक है ना। ठीक है। अगर आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप अपने ब्रीफ केस में तौलिया साबुन लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको यदि होटल में तौलिया साबुन का सुविधा मिल जाता है, आप उसको सोचते हो ये रहने देते हैं, क्यों निकालेंगे, इसी को यूज कर ले। ठीक है। तो विशिष्ट फल इसी को बोलते हैं कि जहां बैठा हम्म। जहां देख रहा है उससे जो उत्पन्न फल होगा ना वो विशिष्ट हो जाए।
ओके। और जो साधारण होगा वो नैसर्गिक। नैसर्गिक फलों का नाश होता यदि गुरु तीसरे और छठे में होता। आठवें बारहवें में नैसर्गिक फलों का नाश नहीं होता। ठीक है ना? ओके। दैट चलिए मीन्स आगे बढ़िए। अभी अभी गुरु का दृष्टि में जो सिक्स्थ भाव में जो दृष्टि देगा वो दृष्टि निगेटिव होगा। नहीं होगा, निगेटिव होगा ही नहीं। और गुरु का ये दृष्टि का प्रभाव मैं तो भी कंसिडर करूँ, जब भी गुरु का दशा चलेगा अंतर्दशा पतन दशा, तो भी कंसिडर करूँ। नहीं, हमेशा कंसीडर करो। अंतर प्रत्यंतर दशा में तो रिजल्ट आएगा, ओके। लेकिन उसके दृष्टि से जो आपका एक सामर्थ्य बना हुआ है, हाँ। आप जो स्टेबल करते हो या आप जो एग्जिस्ट करते हो, जिस भी तरह से कर रहे हो, जिस स्वभाव से कर रहे हो, जिस गुण स्वरूप से कर रहे हो, जिस पोजीशन पे नौकरी करके कर रहे हो, वो तो पत्रिका में अलग अलग जगहों पर स्थित ग्रहों के कंट्रोल में कर रहे हो। ठीक है हम्म। ना? हम्म। लेकिन अब जब दशा आएगी छठे की तो रोग हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। तो दशा अंतर दशाओं में वो ज्यादा फल करने लगेगा। हम्म। नॉर्मली ऐसे वो साइलेंट मोड में रहेगा, लेकिन आपको सपोर्ट करता रहेगा, ओके। हमेशा आपको सपोर्ट। इसीलिए कहा जाता है, आप किताब को पढ़िएगा हम्म। तो इसमें जो है ना कमजोर कड़ी, हम्म। और फिर जो सफलता वाले तथ्य क्या है, ये सब इसीलिए है। ये सबको आप समझिए, समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कभी भी गुरु बारहवें में बैठ करके दृष्टि अशुभ नहीं होगा, आठवें में बैठ करके दृष्टि अशुभ नहीं होगा। ठीक है ना? ओके। शुभ ग्रह है, तीसरे छठे ग्यारहवें को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो बुद्धि का स्थान है। हम्म। तीसरे छठे में जाने पर उसके उसमें स्थित होने पर उसके जो स्वाभाविक गुण है, नैसर्गिक गुण है, उसकी थोड़ी बहुत हानि कही जा सकती, लेकिन आठवें बारहवें में उसकी हानि नहीं कही जा सकती। ठीक है ना? क्योंकि आठवें और बारहवें का स्वामी यदि त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा, केंद्र मतलब लग्नेश के मित्र का स्वामी, मित्र आठवें और बारहवें का स्वामी हो गया, तो फिर उससे उसको दोष, उस ग्रह को ही दोष नहीं लगा, तो वहां जाने से आपको क्यों दोष लग जाएगा? ठीक है ना? जब हम क्रिमिनल होंगे और तब आप हमारे साथ होंगे, तब आप भी जो है सो हमारे साथ पकड़े जा सकते। जब हम क्रिमिनल नहीं है, आप हमारे साथ हो, तो आप क्यों पकड़े जाओगे? जब हम ही नहीं पकड़े जाएंगे तो आप क्यों पकड़े जाओगे? ठीक है ना? इस तरह से समझना। और बताइए। गुरु का दशा जब चलेगा, अगर सिक्स्थ भाव में अगर कुछ रोग होने के चांसेस है। हाँ, अगर रोग होने का चांसेस है तब हाँ। होगा रोग। बात को अच्छा। समझिए। समझ गया, अब समझ। रोग होने का चांसेस कहाँ से देखेंगे? तो लग्न लग्नेश पीड़ित है क्या, सूर्य के ऊपर शनि आदि का प्रभाव है, हम्म। लग्नेश क्या छठे आठवें बारहवें में गया हुआ है, ठीक। तब रोग होने का चांस होगा। ठीक। नहीं तो दूसरे नंबर पे देखिए कि रोग नहीं होगा तो क्या होगा? ऋण होगा। तो ठीक। कोई ऐसा समय है कि गाड़ी खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, बेटी का शादी कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक। अब ऋण का भी संभावना नहीं है, हम्म। तब क्या कोई शत्रु खड़ा हो गया क्या? हाँ। तो आप देखिए मंगल की स्थिति क्या है। मंगल शत्रु देने वाला दाता ग्रह मंगल ही होता है। अच्छा ठीक अच्छा। है? ठीक है। शत्रु हाउस छठा है, उसका स्वामी कहाँ गया है, क्या जीवन में शत्रुता हमको प्राप्त होगी, तब गुरु से ये निर्णय होगा कि वो वहां बैठ करके रोग ऋण शत्रु में से क्या देगा। या वहां बैठा है और हमने कंपटीशन का एग्जाम दिया है और उसको सपोर्ट कर दिया, हमारा एग्जाम निकल गया, हमको सफलता दे दे। तो जो भी अगर संघर्ष छठा है तो सफलता भी छठा स्थान ही है। इस बात कर को तो हमेशा समझ करके चलना। दैट मीन्स रोग ऋण शत्रु जो भी मैं डिफरेंस करके चला जाऊँ, साथ साथ में दाता ग्रह का पोजीशन भी थोड़ा देखना है। जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जी बनवाल जी, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। बनवाल जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम। जैसे किसी, हेलो, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही गुरु जी? हाँ आ रही है, आ रही है। ये कह रहा था गुरु जी, जी गुरु जी, किसी जातक की कुंडली में मान लेते हैं दो जातक हैं अलग अलग,
तरह के एक जातक की कुंडली में किस तरह का प्रभाव हम देखें कि जाने जातक धोखेबाज होगा, छली होगा, कपटी होगा। दूसरी कुंडली है एक जातक की, उसको हम कुंडली को देख करके कैसे समझें कि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य समाज कोई भी वो धोखा खाएगा, मतलब इस तरह से क्या हम प्रभाव देखें दोनों कुंडलियों में, किस तरह से अलग अलग। आवाज तो बहुत अच्छा नहीं आ पाया, सिर्फ आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप छली कपटी लोगों का पत्रिके के विषय में चर्चा कर रहे थे? गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि दो लोग हैं, दो कुंडलियां हैं दो जातकों की। एक हाँ कुंडली ऐसी है, आवाज आ रही है गुरुजी क्लियर? हाँ हाँ हाँ। एक कुंडली ऐसी है एक जातक की जो धोखा देने वाला व्यक्ति है, छल करने वाला हम्म, व्यक्ति है, और कपट करने वाला व्यक्ति है। दूसरा एक कुंडली है कि वो जातक अन्य लोगों के साथ, अन्य लोग उसके साथ छल करें, कपट करें, धोखा करें, मतलब वो धोखा खाए। तो हम इन दोनों कुंडलियों में क्या प्रभाव देखें किस तरह का, कि हम जाने कि ये जातक धोखा करने वाला है और ये जातक, दूसरा वाला जातक धोखा खाने वाला है। यही जानना था गुरु जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग कोई जवाब देना चाहेंगे? आप लोग अब विद्वान है भाई, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दीजिए। ठीक। जी गुरु जी। धोख हाँ, बोलिए धनंजय, दीजिए जवाब। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, इनका जो सवाल है ये कि कोई छली कपटी या कोई इस तरह से ऐसे इस टाइप के व्यक्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहले तो हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं और जुपिटर को भी देखते हैं, गुरु को भी विशेष तौर पे। अगर ये व्यक्ति किसी इंसान का पीड़ित है या खराब है तो वो छल कपट करेगा भी और उसका शिकार भी होगा। बुध को भी इसमें रखा जाता है। अगर बुध भी मरकरी भी किसी वजह से डैमेज है, पीड़ित है या बुरी अवस्था में है, तो उसमें भी वो गुण होगा और वो दूसरों के साथ भी करेगा और उसके साथ भी होने की चांसेस है। और कोई जी बोलना जी। चाहेंगे? मिले तो प्रयास करो। वो कौन सा ग्रह की स्थिति होगी जिससे लोग दूसरे को धोखा देंगे, और वो कौन सी ग्रह राहु। की स्थिति होगी जो स्वयं धोखा खाएंगे? और राहु केतु ले राहु सकते से हैं गुरु होगा जी। तो। पता नहीं राहु केतु कैसे लेंगे आप? ओ, पता नहीं सर। गुरुजी शनि को लेंगे। हाँ, शनि को लिया जा सकता है, शनि को क्यों नहीं लिया जाए? बोलिए, बताइए गुरुजी कैसे जिस लेंगे। जिनके लग्न में गुरुजी मैंने एक दो पत्रिका देखी थी जिसमें कि लग्न में उनके शनि था। तो वो व्यक्ति हमेशा मतलब छलावे जैसी ही बातें करता है, मतलब उसकी बात का विश्वास नहीं कर सकते। इसको मतलब ऐसा। गुरुजी हाँ मैं ट्राई बोलिए। करूं? मैं ट्राई करूं। हाँ हाँ, करिए ना मोनिका, ट्राई करो पहले। गुरुजी जिनका मतलब सूर्य पीड़ित हो, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी को धोखा देने से, जिसका सूर्य पीड़ित हो और खासकर लग्नेश भी उसका कमजोर अवस्था में हो, और लगन पर शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो और कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव लगन और लग्नेश पर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति धोखा देने वाला हो सकता है, क्योंकि उसकी लगन और लग्नेश पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होगा। और धोखा जनरली वो खाएगा जिस जो कि बहुत ही मतलब जिसका शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन लग्नेश पर हो और कोई भी मेलिफिक प्लैनेट्स राहु वगैरह जैसे नहीं हो, तो वो बड़ा सीधा होगा और जल्दी विश्वास करने वाला होगा। तो उसको कोई भी अपने ट्रिक से या झूठ बोलकर उसको फंसा लेगा और वो धोखा खा लेगा। और दूसरा वाला उसको फंसा लेगा क्योंकि उसको तो आता है, राहु शनि का प्रभाव है झूठ बोलने में, और मंगल का भी प्रभाव उसके बुद्धि विवेक पर हो, फिफ्थ हाउस पर हो, तो बिल्कुल ही वो ये सब काम कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मधु कपूर जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हमें लगता है मून को भी देखना चाहिए पहले।
जो मून मून आपका मन बताता है ना, अगर मून आपका पीड़ित हो, मून मरकरी के साथ हो, वो बड़े क्लेवर होते हैं। तो वो हम, जो उन्होंने शनि का बताया वो हमने काफी चार्ट देखे हैं शनि लगन में। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे लोग हों, बट मून सबसे पहले देखना चाहिए। हमें ये लगता है मून सूर्य पीड़ित है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस बंदे में, तो वो ट्रिक्स अपनाएगा। तो ये हमें लगता है। थैंक यू। ओम प्रकाश कुमार जी। यस सर, नमस्कार। ये मुझे लगता है कि ये जो है ये ग्रहों के बल से संबंधित चीज हो सकती है और ग्रह की अवस्था से भी संबंधित हो सकता है। पहले तो जैसा हमारे विद्वान कलीग ने बताया था कि इसमें तो हमें देखना पड़ेगा कि जो शुभ ग्रह हैं अर्थात खासकर सूर्य और जो बृहस्पति है, इनका पोजीशन से व्यक्ति का पर्सनालिटी में उदारपन आता है। तो इसकी स्थिति और इसका स्ट्रेंथ, ये दोनों अगर अच्छे हैं पत्रिका में, तो जातक जनरली अच्छे हृदय का अच्छा व्यक्ति होगा और इसके कारण ये दूसरों को दुख न देगा, ये इसकी संभावना बनती है। इसमें लग्न जो है वो बहुत व्यक्ति को सहने और आगे बढ़ने की क्षमता देता है और उसको भूल कर आगे चलने की भी क्षमता देता है। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो जिस चार्ट में ये स्थिति रहती है वो कम से कम दूसरे को परेशान न करे, ऐसा होगा तो ऐसे व्यक्ति दूसरे से धोखा खा सकते हैं, धोखा देंगे नहीं। और जो धोखा देने वाली प्रवृत्ति है इसमें दो चीज है, एक तो मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव, जैसे खासकर राहु, और राहु केतु भी कुछ हद तक, और मंगल, मंगल शनि, इनका प्रभाव अगर मजबूती भी ग्रह में है, प्रभाव भी ग्रह के अंदर बाकी जगहों पे जा रहा है, और ऐसी स्थिति में और एट द सेम टाइम इसमें सूर्य और जुपिटर का थोड़ा सा कमजोर होना, ये दो स्थिति अगर बनती है तो इनको दूसरों को कष्ट देने में या फोर्सफुली किसी काम को करने की इच्छा रहेगी, और इसके कारण साधारण व्यक्ति का को कष्ट हो सकता है और इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि दूसरे को कष्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसको कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो शुभ ग्रहों की स्थिति और मजबूत स्थिति में अगर रहता है तो वो व्यक्ति सह भी लेता है और वो अक्सर दुख देता नहीं, दुख खाता है। एट द सेम टाइम जो मैलेफिक ग्रह स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और एफ्लिक्टेड है तो ये बार बार लोगों को दुख देगा, और उसको हम इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। राजीव महाजन जी। अरुण महाजन जी, यस सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे या आपने किसी जी दूसरी चीज के लिए हाथ उठाया? सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत मुबारक। आपकी पुस्तक बाजार में आई है, सबके लिए अच्छा होगा। मेरा प्रश्न बेसिकली वो जो सिक्स लॉर्ड के बारे में था। जब कोई ग्रह छठे घर में चला जाता है तो थोड़ा कमजोर हो जाता है, उसको समस्याएं आ सकती है, बीमारी की या दूसरी। लेकिन अगर इस सिचुएशन में किसी का लगन लग्नेश स्ट्रांग हो और सिक्स्थ हाउस में ऐसा प्लेनेट हो भी, तो उसके चांसेस बहुत कम नहीं हो जाते? कम क्या हो हम जाते, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा मान सकते जी। हैं। लग्न लग्नेश और सूर्य यदि बलवान हो तो छठे में आए ग्रह भी हमें रोग नहीं दे सकता। ठीक है। यस, थैंक यू सर। अब आ जाते हैं हम अभिषेक बनवाल जी के प्रश्न पर पुनः। मैं एक बार प्रयास करूं गुरु जी बताने का। हाँ, आप भी बता मैं दीजिए तो अपने और अच्छा है। अपना अपना व्यू रखूं मैं थोड़ा सा। गुरु जी, जैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर तमोगुणी राशियां हैं लग्न में और शूद्र राशियां हैं, शूद्र प्रभाव वाली राशियां हैं, जैसे लेकिन तुला को छोड़ करके मिथुन और कुंभ हैं, और तमोगुणी राशियां हैं लग्न में, चंद्रमा भी इन्हीं राशियों में हो, जैसे तमोगुणी राशियां हुई या शूद्र राशियां हुई, ये राशियां। इसके अलावा अगर लग्न में राहु शनि हो या नीच का मंगल तो नहीं, मतलब हो सकता है नीच का मंगल भी, हो सकता है कि धोखा देने वाले हो अगर बलवान हो तो। यहाँ पे लग्न भी बलवान होना चाहिए, लग्नेश लग्नेश अगर बलवान है षडबल में, और लग्न में शनि और राहु जैसे ग्रह हों, तमोगुणी राशियां हों, चंद्रमा भी तमोगुणी राशि में हो, लग्न भी तमोगुणी हो, तो हो सकता है कि ऐसा जातक
धोखा देने वाला हो। इसके उल्टा यदि लग्न में जल तत्व राशियां हों, कर्क या धनु जैसी, या वृष राशि भी हो सकता है ले लें, मकर को ले लें, मकर को भी शायद लिया जा सकता है मुझे लगता है। और लग्न पे अगर शनि राहु जैसे, केतु जैसे, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, लग्नेश कमजोर हो, और चंद्रमा भी जैसे मान लेते हैं इन्हीं सब राशियों में हो, जल तत्व राशियों वगैरह में, तो हो सकता है कि ऐसा जातक लग्नेश कमजोर भी हो, धोखा खाए। ये मेरा व्यू था गुरुजी, आप बताइएगा इसके बाद, आपका सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो धोखा खाने वाला ही बता दिया, धोखा देने वाला तो बताया ही नहीं। नहीं बताया ठीक है, गुरुजी, मैंने पहले बताया, अच्छा ठीक, आगे। पहले बताया गुरुजी गुरुजी, शुरू में मैं एक चीज ऐड करना कि, चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ शुरू में बताया था मैंने जी, गुरुजी कि वो हाँ, हम तमोगुणी समझ, राशियां हो, लग्न हो, और उसमें राहु शनि बैठा हो, ठीक। लग्नेश बलवान हो, इस तरह से। गुरुजी मुझे लगता है जिसका सूर्य आत्मा एफ्लिक्शन में आ जाए, मून एफ्लिक्शन में आ जाए, लगन लग्नेश भी तकलीफ में हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बुध जो है, जो आपने भी पढ़ाया था एक बार मुझे याद है, पृष्ठोदय राशि में हो, 8th हाउस में, वो धोखा देने वाला होता है। जिस ऐसा प्रति व्यक्ति, तो इस ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। आत्मा भी दूषित हो जाए और मन भी पीड़ित हो जाए, और बुध ग्रह भी पृष्ठोदय राशि में 8वें घर में खास करके होता। अच्छा, आप लोगों ने सोचने का प्रयास किया। वहाँ यहाँ धोखा देना और धोखा पाना, धोखा शब्द जो है मूल रूप से आता है, ठीक है, और इसका जब डेफिनेशन लेकर के चलेंगे, सबसे पहले सूर्य ही हमारे समक्ष उपस्थित है, क्योंकि सबसे ईमानदार सूर्य ही है, ठीक है? तो ईमानदार आदमी तो धोखा देगा नहीं। तो सूर्य की स्थिति अच्छी हो, सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, ब्लेसिंग्स हो, लग्न और चंद्रमा, और दूसरा दूसरा चीज धोखा के साथ हम अपने मन को कोने में रख देते हैं। मन जानता है कि हम धोखा दे रहे हैं, फिर भी हम तैयार हैं धोखा देने के लिए, ठीक है। तो चंद्रमा भी मुख्य रूप से आएगा। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों दोनों जो है मेलिफिक प्लैनेट से इफ्लिक्टेड हो, ठीक है। चाहे शनि हो जाए, राहु केतु हो जाए, मंगल भी हो सकता है, लेकिन इफ्लिक्टेड होने पर आदमी धोखा खाने वाला हो, समझ रहे हैं? देने वाला कैसे हो? नहीं, क्षमा चाहेंगे, तो ये इफ्लिक्टेड हो जाए सूर्य, तो वो धोखा देने वाला हो जाएगा। उसमें तीसरे ग्रह के रूप में यदि देने वाले के लिए समझा जाए तो मंगल का बहुत रोल है, ठीक है। मंगल लग्न का भी स्वामित्व रखता है और 8वें का भी स्वामित्व, और 8वें स्थान से ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, 8वें और 12वें से। काल पुरुष के पत्रिका में मंगल को 8वें का स्वामित्व प्राप्त है, इसीलिए। और धोखा सामने सामने से नहीं दिया जाता, पीठ पीछे दिया जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हम लोगों को 8वें से समझना है और मंगल से समझना है। तो मंगल का प्रभाव सूर्य के ऊपर हो जाए, चंद्रमा के ऊपर हो जाए, लग्न के ऊपर हो जाए, तो आप धोखा दे सकते हैं, इस चीज को मान लेना है। और दूसरे में जो धोखा नहीं देने वाला हो, उसके सूर्य के ऊपर गुरु का ब्लेसिंग्स हो जाए, चंद्रमा के ऊपर भी सूर्य का ब्लेसिंग्स हो जाए, तो ऐसे जातक बहुत साधारण व्यक्तित्व के होंगे, वो धोखा खा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। यही आप यहाँ फीलिंग करके चलेंगे कि जो अच्छा आदमी होगा वो धोखा खाएगा, तो अच्छा कौन होगा? जिसका सूर्य अच्छा है, सूर्य चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, वो आदमी अच्छा है, किसी को धोखा नहीं देना चाहता, वो धोखा मिल जाएगा।
और देने वाले आदमी का सूर्य भी पीड़ित होगा, चंद्रमा भी पीड़ित होगा। और पीड़ित किससे हो? मंगल से हो, शनि से हो, राहु केतु से हो। इसमें मंगल का योगदान ज्यादा मान करके चलना चाहिए। मंगल का योगदान अधिक होगा तो धोखा देने वाला अधिक। ठीक है ना? मंगल को आप मान के चल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, और बताइए, और भी क्या प्रश्न है? गुरुजी। गुरुजी अगर नवम में अगर सूर्य बैठा है सिंह राशि में राहु के साथ, नवम स्थान में सूर्य सिंह राशि में राहु के साथ बैठा है और गुरु से दृष्ट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो सका गुरुजी, किस तरह का होगा? ना गुरु से दृष्ट हो गया तो दोनों चीज पा अच्छा हो गया, समझ गए ना? राहु एक, के साथ होने के कारण तब भी? हाँ, राहु अच्छा। के साथ सिर्फ था तो सिंह राशि में था ना। जी, सिंह राशि में नवम में। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा कि वहां राहु के साथ होने से बुरा नहीं हुआ। ठीक है। और गुरु की दृष्टि चली गई तो दोनों को ब्लेसिंग्स मिल गया, तो ऐसे आदमी को बहुत बुरा धोखेबाज नहीं कह सकते। अब मंगल यदि अच्छा अष्टम में पड़ा हो, द्वादश में पड़ा हो, समझ रहे हैं ना, तब हो जी। सकता है कि ये धोखा दे दे। अब यहाँ गुरु मंगल की दृष्टि नहीं मंगल आई, शनि की मं- दृष्टि आ गई तब गुरुजी? शनि की दृष्टि आ गई तब तो धोखा देने वाला हो जाएगा, कोई नहीं रोक। और अगर किसी की दृष्टि नहीं है, सूर्य राहु के साथ बैठा है सिंह तो में भी नवम ठीक में, है, राहु के साथ बैठने से। तो भी ठीक लेकिन मानेंगे? वही आठवें में बैठता, 12वें में बैठता ना, तो उसको बुरा मान जाता। ठीक है ना? जी, इसीलिए तो नवम में कहा गुरुजी, वो तो वहाँ 8वें 12वें में तो खराब हो ही जाएगा। हाँ, तो 9 में है इसीलिए उसको बुरा नहीं मान। गुरुजी, ये जो राहु है, जैसे जैसे किसी को धोखा देना है तो एक योजना बनाता है, तो इसमें राहु का भी रोल हो सकता है? राहु तो रोल हो सकता है, बिल्कुल। जहां मंगल नहीं काम करेगा वहां राहु काम करेगा। समझ रहे हो? मंगल एक बारी भूल भाल के चला गया कि छोड़ो, हटाओ झंझट, कोई। वैसे मंगल बल में मंगल और बाहुबल में राहु, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन एक बार मंगल के मन में आया, हटाओ, नहीं करना, क्राइम नहीं करना। ठीक है ना? अगर राहु पीछे से पड़ा हुआ है ना, तो आपका जो साथी है वो क्राइम कर देगा पीछे से। आपको पता भी नहीं लेकिन चलेगा कि मेरे मित्र ने जो है सो ये क्राइम कर दिया, जिस क्राइम को हम सब लोग मिल के सोच रहे थे करने। ठीक है ना? तो राहु अपने जगह पे संपूर्ण है। ठीक है ना? और मंगल भी अपने जगह पे संपूर्ण है क्राइम के दृष्टि। ठीक है ना? तो लेकिन इसीलिए अगर राहु किसी में भी, छद्म का एक एलिमेंट है, छद्म तरीके से हाँ, करता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, छद्म तरीके से राहु करता है, मंगल तो ओपनली करता ओपनली करता है ना मंगल। है। हाँ, वो ओपनली क्रिमिनल नहीं, जैसे है। धोखे की बात है वो तो छद्म किया जाता है, मैं उस हाँ तरफ हूँ। हाँ हाँ, उसमें। लेकिन देखिए, धोखा भी जो है ना, उसके लिए भी आदमी को थोड़ा सा, क्या कहते हैं, दुस्साहस करना पड़ता है कि इसको धोखा दे दे। वो दुस्साहस मंगल से ही संभव। हम राहु केतु को सबसे लास्ट में लेते हैं। हम 5 ग्रह को ही लेकर के ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं। अब मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, छठा ग्रह लेना नहीं चाहते। सूर्य को जीवन दाता, चंद्रमा को पोषण दाता मान करके, और ये 5 ग्रह से ज्योतिष सीखना चाहते हैं। रियल में बोलिएगा तो ना, ये राहु केतु ये सब को भूल करके 7 ग्रह से ज्योतिष करने का जो है ना सामर्थ्य यदि हो जाए तो कम भूल हो। ठीक है। अभी कई लोग राहु केतु के विषय में कारकत्व दिखा नहीं है, फिर भी कई प्रकार के बातों के लिए बोलेगा कि नहीं कोई समझ में आ रहा है तो राहु का कारकत्व में डाल देता है। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो नहीं समझ में आया तो इसका कारक राहु है। ठीक है। अब विदेश जाने का कारक राहु क्यों है बताइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं विदेश जाने का कारक राहु है। ठीक है। ठीक है, राहु आपके योजना बनाने में सफल है, तो बिना योजना बनाए आप विदेश नहीं जाए। ठीक है, इसको माना जा सकता है, लेकिन राहु विदेश भेजेगा ये जरूरी नहीं। हवाई जहाज से विदेश जाइएगा तो गुरु को देखना है, पानी वाले जहाज से जाइएगा तो चंद्रमा से देखेंगे, शुक्र से देखेंगे। बाकी कई लोग बोल देते हैं कि विदेश के लिए, अब मुसलमान से शादी करेंगे तो राहु कारक है। ठीक है। जहाँ कुछ फिट नहीं बैठ रहा है वहां राहु को फिट कर दो, वो चल जाता है। कंप्यूटर को भी राहु से लिंक कर दिया। हाँ, इसको बोले कंप्यूटर साइंस। हाँ, कंप्यूटर को कभी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा मंगल से हो।
हम तो राहु से देखते नहीं, मंगल से हो। मंगल के बिना आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप मेडिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल सिग्नल का काम कैसे करता है हमारे शरीर के। तो इसीलिए राहु को ले लेना जबरदस्ती ठीक है कि आप ले लीजिए राहु तो अलग बात है, लेकिन मंगल। हाँ मिली, बताओ। सर जो अभी आपने बोला ना कि धोखा देगा, तो 12th हाउस अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो वो बंदा धोखा दे सकता है। चंद्रमा से भी 12th हाउस में अगर मैलेफिक ग्रह हो तो इंसान धोखा दे सकता है। जैसे आपने बताया था कि 12th लॉर्ड अगर बहुत मैलेफिक ग्रहों के साथ हो तो इंसान गलत काम कर सकता है। हाँ ये और सही बात है, इसको बताया हुआ है। हाँ, 10th लॉर्ड भी अगर मैलेफिक्स के साथ ज्यादा हो तो भी इंसान धोखा दे सकता है, उसके कर्म ही इसको भी, खराब होंगे। बिल्कुल और इसको भी मानते हो। अष्टम में अगर सूर्य चला जाए, मतलब हर किसी का नहीं लेकिन ज्यादा अष्टम में सूर्य बुध ये सब तरह के प्लैनेट्स चले जाए तो सूर्य का मैलेफिक, सूर्य का मतलब पीड़ित होना ये बताता है कि इंसान बहुत पतित हो गया है। तो पतित हो जाएगा तो फिर वो नहीं, आत्मा उसकी खत्म हो गई, तो आत्मा खत्म हो गई तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कैसे। और 11th हाउस में भी सर अगर मंगल राहु हो तो वो भी तो चीजें बढ़ा देता है ना, मतलब धोखा देने की चीजों को बढ़ा देगा। और सर अगर जैसे कि जो जातक के प्रोमिनेंट प्लैनेट्स अगर सात्विक राशि में गए हो, सात्विक राशि में, तो भी इंसान सात्विक रहता है। और जातक जातक के सारे प्रोमिनेंट प्लैनेट्स जैसे सूर्य, राहु, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, लग्नेश, ये सब जो है अगर तामसिक राशि में गए हो तो भी इंसान जो है सही नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है, और चंद्रमा का पीड़ित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। अच्छा सोचा, इसी तरह से सोचना चाहिए। सर एक चीज और सब मुझे पूछना था कि जैसे मैंने आपको पूछा था ना कि जैसे लड़की की शादी है अगर, और मेष लगन की कुंडली है, तीसरे घर में राहु है और 11वें घर में बुध है, और दूसरे घर में शनि और गुरु है। तो जो बुध हो गया वो पीड़ित हो गया राहु और शनि से। तो बुध अगर पीड़ित हो गया 11th हाउस में, छठे का भी स्वामी है, तो एक तो वो सप्तम से भी त्रिकोण हो रहा है तो वो शादी करवा सकता है, लेकिन ऐसे में शादी करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि बुध बहुत पीड़ित है अभी, अंतरदशा पीड़ित अगर हो तो शादी नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल, तो अब अंतरदशा बहुत पीड़ित हो जाए तो उस समय पे यदि आप हम शादी करने से बचे तो ये ज्यादा अच्छा है। तो अब इसको मान करके हम हमेशा कहते हैं ना कि जन्म के लिए भी बोलते हैं कि जन्म जिस समय गर्भ धारण कराना हो उस समय भी हमारा अंतरदशा अच्छा होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना। पीड़ित होने पर ही बच्चा अच्छा नहीं होता, कोई फिजिकली चैलेंज होता है, कोई बदमाश निकल गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो हम शादी भी यदि बुद्ध बहुत पीड़ित है और उसके अंतर्दशा में करेंगे ना, तो जीवन भर एक दूसरे के पीछे दिमाग ही लगाते हैं, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि बुद्ध की दशा निकाल ले उसके बाद शादी करें। ठीक है सर। रूबी, तुम्हारी बारी आ गई। हाँ गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि राहु को हम लोग इसलिए पकड़ रहे हैं आजकल के लोग की, मतलब कि वो लोग तो अब पानी के जहाज से तो विदेश जा नहीं रहे ना, जा तो रहे हैं सब एरोप्लेन से। तो मतलब वो वायु में उड़ के जाते हैं, इसीलिए राहु को पकड़ते हैं। और विदेश मतलब कि पूरा, मतलब जो भाषा, भोजन, रहन सहन, कपड़ा लत्ता सब तो बदल ही जाता है। तो क्या इसीलिए राहु को पकड़ लेते हैं क्या? हो क्योंकि सकता है इसीलिए पकड़ते हैं। क्योंकि वो तो स्पीड में एरोप्लेन से ही जाते हैं ना लोग, आज तो लोग पानी के जहाज से जा नहीं रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे थे गुरुजी। नहीं, आजकल तो लोग नाव से भी चले जाते हैं, जमाना बदल गया है। नाव पे देखते थे, यहाँ वाले नहीं, वो एक देश से दूसरे देश नाव पे चढ़ के जा रहे हैं और नाव डूब हाँ। जा, ऐसा कहानी तो लोग सुनते हैं। कहीं से भी जाए, हवा के लिए राहु नहीं है कारक। आकाश का कारक गुरु है, हवा का कारक वायु हाँ, का कारक हाँ, शनि है। यही पूछ रहे थे गुरुजी। देखिए आपने बताया ना कि आकाश का तो कारक गुरु। अब हाँ वायु चैनल का, वो तो खत्म ही पाँच पाँच एक मिनट खत्म हो गए। वायु का कारक शनि होने के कारण, हाँ ठीक हो गया वो। हाँ अभी के लिए तो काफी है। हाँ वायु का कारक शनि होने के कारण ठीक है लोग गुरु।
तो शनिवत राहु, तो राहु तो वैसे ही लेता है, ये होगा। हाँ हाँ गुरु जी, बस। चलिए, अच्छा है, इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। अब अगले महीने के सैटरडे को मिलते हैं, उस महीने किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर के मिलें। तो आज भी हमारा ज्ञानवर्धक रहा ही होगा किसी न किसी रूप में। फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। हम सर नमस्ते गुरु जी।